हिंदी वाले में पेज नंबर बताइएगा। पेज नंबर बेटा हिंदी वाले में 289 ओके मैम। और इंग्लिश मीडियम में है 227। डेप्रिवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, पिछड़े एवं वंचित बच्चों के एडजस्टमेंट के उपाय एवं शिक्षा। ये वाली है हमारी 4th यूनिट। इसमें टॉपिक सुन लो, फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड टॉपिक है इस यूनिट का करंट इशू रिलेटेड टू एडोलसेंस, स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर, इंक्रीजिंग loneliness, changing family structure and rising permissiveness. Issue of marginalization of difference and diversity, children living in urban slum, socially deprived girls measure to bring improvement in their status, child rearing practice of children separated from parent practice of children separated, children in crèche, children in orphanage। उसके बाद एक टॉपिक आएगा स्कूलिंग का, जिसमें आपका क्या है पीयर इन्फ्लुएंस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर एक्सपेक्टेशंस एंड स्कूल अचीवमेंट, बीइंग आउट ऑफ स्कूल, coverage learners, understanding need and behavior problem of children and adolescents, relationship with peer, friends and gender, competition and cooperations, competition and conflict, aggression and bullying from early childhood to adolescence, substance abuse and drug addictions, impact of globalization, urbanizations and economic change on construction and experience of children in childhood and adolescence। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है लेकिन बिल्कुल इजी यूनिट है और छोटी सी यूनिट है। ठीक है, तो आज ये हमारे फर्स्ट टॉपिक पे आपका चाइल्डहुड कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट, व्हाट आर द रीजन ऑफ, कि गरीबी का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या क्या इफेक्ट है, ये बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी इज द गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। Poverty is the inability to get the minimum consumptions required for life, health and efficiency। गरीबी क्या है भाई, जिसमें हम क्या है अपने जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम कंजम्पशन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी गरीबी कहलाती है। ठीक है, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है, वो क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। ठीक है, आज के समय में जिस तरह क्या है हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारी मुद्रा है उसकी दर में गिरावट आ रही है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में घर परिवार को चलाना जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, और ये क्या है हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या होती बनती जा रही है। बड़ी बड़ी शहरों में झोपड़ी पट्टियों और गांवों में कस्बों में निम्न स्तर के जीवन यापन करने वाले ये लोग शिक्षा से वंचित निम्न जीवन यापन करते हैं, जो किसी भी प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ होता है। अब देखो भाई पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी गरीबी कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो एक आम इंसान है उसको अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, और जैसे जैसे हमारी मुद्रा में गिरावट आ रही है तो ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या के खड़ी हो गई है, गरीबी की और बेरोजगारी। बेरोजगारी है तो क्या है, गरीबी बन रही है हमारे देश में। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में लोग झोगी झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही गांव कस्बों में भी क्या है, लो लेवल पर क्या कर रहे हैं, लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार क्या है, वहां के बच्चे क्या है, जो गरीब लोगों के बच्चे भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब यहाँ पर गरीब देशों की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बातें। प्रति व्यक्ति देखो भाई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो लो होती है। ठीक है, गरीबी का कुछ चक्र क्या है, जो साइकिल है वो चलता रहता है। उनके सामने क्या होती है, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादा होती है। उनके पास क्या होती है, पिछड़ी तकनीकी होती है। ठीक है, जनसंख्या में तीव्र गति के कारण
बेरोजगारी पर काबू न पा सकना, कृषि का पिछड़ापन, भ्रष्टाचार का बोलबाला और जो ह्यूमन रिसोर्सेज का ठीक प्रकार से प्रयोग न करना। तो ये क्या करते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था को क्या बनाते हैं, ये पॉइंट है, गरीब बनाते हैं। अब क्या है पुअर्टी, आपके में जो टॉपिक है वो है पुअर्टी का और ग्लोबलाइजेशन का। आपने सबसे पहले मीनिंग देना है कि पुअर्टी क्या होती है, आगे बताने की इस गरीबी के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ पुअर्टी, पुअर्टी के क्या क्या कारण है भाई। एक तो क्या है, लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसके कारण भी लोग क्या है बेरोजगार हो जाते हैं, और बेरोजगार हो रहे हैं तो क्या है गरीबी बढ़ रही है। घरों में क्या है बड़ा परिवार अच्छा माना जाता है, और गरीब लोग ये सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही कमाई के साधन बढ़ेंगे, जिससे क्या है लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली जितनी इकोनॉमिक पॉलिसी है उनके कारण जो हमारी महंगाई है वो दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती जा रही है। तीसरा अगला क्या बताया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके कारण लोगों की जो खेती बाड़ी है वो छूट गई है, ठीक है। और अपनी जमीनें क्या है लोगों ने सरकार को दे दी, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो गई है, फ्लैट बनाए जा रहे हैं, और इन कंपनियों के निर्माण से आसपास का वातावरण में क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और जिसके कारण जो हमारा एग्रीकल्चर रेट है वो घटता जा रहा है। और जो लोग कृषि पर निर्भर है उन्हें कई संकटों का, कई क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इस कारण भी लोग क्या है गरीब हो रहे हैं। दूसरा क्या है, मशीनीकरण का युग है, सारे काम क्या है ऑटोमेटिक सिस्टम पे चल रहे हैं, जिसमें क्या है एक काम पहले जो काम एक 10 व्यक्ति मिलकर करते थे, आज वो काम एक बंदा मशीनों की सहायता से अकेला कर लेता है, जिससे क्या हो गया 10 बंदे करते थे पहले, अब मशीनें लगा दी, सिर्फ एक बंदा उसको ऑपरेट कर रहा था, 9 बंदे तो क्या हो गए बेरोजगार हो गए। महंगाई की दर बढ़ने के कारण, मुद्रा की दर में कमी होने के कारण डेवलपमेंट में कमी आई है। अधिकतर लोग क्या है महंगाई के कारण अपने बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग रहना चाहता है, और सब पहले के समय बड़े बड़े परिवार हुआ करते जिसमें एक व्यक्ति मुख्य होता था, जिसके पास सभी सदस्य अपनी आय लेकर जाते थे। अब क्या हो गया है भाई, सब क्या है सेपरेट रहना, सबको क्या है आराम का जीवन व्यतीत करना है, परंतु आज तक परिवार के सदस्य इकट्ठा रहना तो दूर, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते, इतना पास नहीं इतना भी समय उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे कॉजेज ऑफ पुअर्टी, गरीबी के क्या क्या कारण है, एक तो लगातार जनसंख्या का बढ़ना, दूसरा बेरोजगारी का बढ़ना, तीसरी बात क्या है ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या है खेती के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ा, तो जो लोग खेती में काम करते थे वो गरीब होते जा रहे हैं। दूसरा और क्या बताया गया है, मशीनीकरण के कारण सारा काम अब मशीनों से होने लगा है, तो पहले जो काम लोग करते थे 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर देता है मशीनों की हेल्प से, ठीक है, तो 9 लोग तो बेरोजगार हो गए। हमारे आसपास लोग क्या है शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं तो उसके कारण भी हमारी क्या है पुअर्टी बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ने के कारण भी हमारी पुअर्टी बढ़ रही है, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है हमारे कॉजेस ऑफ पुअर्टी। उसके बाद आता है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पुअर्टी, गरीब वर्ग में बालक का विकास कैसे होता है भाई हमारा, यह वर्ग सबसे बड़ा होता है। देखो भाई गरीबी वर्ग जो क्या है हमारे देश में सबसे बड़ा है, परंतु साधन और शक्ति विहीन है, पूंजीपति के अंदर काम करता है। और यही नहीं, आज की बढ़ती महंगाई के कारण भी ज्यादातर परिवार गरीबी रेखा से भी नीचे चल रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के ठीक से पालन पोषण करना असंभव हो गया है। अब इसमें क्या क्या भाई, गरीबी के कारण बच्चों के डेवलपमेंट में क्या क्या बाधा आती है, तो शारीरिक विकास में बाधा आती है, दूसरी उनकी मेंटल डेवलपमेंट में कमी आती है, तीसरा उनका नैतिक और सामाजिक विकास में, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारा शारीरिक विकास में बाधा, बच्चों को क्या है बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, बैलेंस डाइट मिल ना पाने के कारण उनका क्या है जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है, और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंटल डेवलपमेंट, गंदी बस्तियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, जहां पर जिसमें हर तरह के लोग होते हैं जिनका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। कभी कभी यह भी देखा गया कि इन बच्चों को थोड़ा सा लालच देकर गलत कार्यों में भी झोंक दिया जाता है, तो ये क्या उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती। नैतिक और सामाजिक विकास, इस वर्ग के बच्चों में क्या है नैतिक मूल्यों का भी अभाव होता है, क्योंकि जिस तरह के वातावरण में ये रहती है वहां पर क्या झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है, ये आम बात होती है, तो ये बच्चे भी क्या है ये सारे गलत काम सीख जाते हैं। सामाजिक असंतुलन, ठीक है, संस्कृति हनन हो रहा है, बुरे कामों की लत लग जाती है बच्चे को, आत्महत्या और भीख मांगना, ये सारी चीजें बच्चे क्या कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इनके नैतिक और सामाजिक विकास में भी क्या होते हैं दुष्परिणाम। अभी ये जानते हैं कि बच्चा, आज का बच्चा ही कल हमारे भविष्य की, यानी कि आज का जो बच्चा है वही हमारे कल हमारे देश का भविष्य होगा। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए भाई, गरीब बच्चों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसमें कोई भी बालक 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसे मुफ्त में फ्री वर्दी और दोपहर का भोजन दिए जाने की व्यवस्था है। अतः हमारा कर्तव्य निर्धन वर्ग के सभी बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि हम अपना भविष्य
संवार सके और अपने देश का भविष्य संवार सके। तो ये था आपका गरीबी, पुअर्टी क्या है, पुअर्टी के क्या क्या कारण है, और चाइल्ड डेवलपमेंट इन पुअर्टी की बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट के क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट में बाधा आती है क्योंकि उनको टाइम से क्या बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, जिनकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों की भी क्या है, शिक्षा के प्रति उनके अंदर कोई रुचि नहीं होती, जिससे मेंटल डेवलपमेंट में इफेक्ट होती है। जो उनका मॉरल और सोशल डेवलपमेंट है उसमें भी बाधा आती है, क्योंकि जिस तरह के ये लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चे झूठ बोलना, चोरी करना, भीख मांगना, ये काम क्या है उनके रोज की आदत बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सरकार ने इसके लिए भी क्या है, शिक्षा के समान अवसर दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा टॉपिक, पोवर्टी का। भाई मेरे ख्याल में ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, सारी चीजें तुम खुद जोड़ के लिख सकते हो इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, नेक्स्ट वाला करवा दूं, सेकंड वाला। यस मैम। जी मैम। जी मैम। यस मैम। आगे है बेटा, आगे है आपका देखो, जो वो इसमें दे रखा है इंग्लिश मीडियम में, इसमें भी यही क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ पोवर्टी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी एजुकेशन एंड कॉग्निटिव आउटकम्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में भी बाधा आती है आपकी, इकोनॉमिक आउटकम्स भी, हेल्थ आउटकम्स भी, यानी कि वही 4 पॉइंट इसमें दे रखे, इसमें 3 पॉइंट दे रखे थे। उनकी एजुकेशनल क्या है, एजुकेशन भी नहीं कर पाते वे अच्छे से, क्योंकि उनको क्या है, जो माता पिता क्या है अनपढ़ होते हैं, वो उसी दिहाड़ी मजदूरी के काम में लगे हुए, वो बच्चों को भी बाल श्रम में झोंक देते हैं और पढ़ाई के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है। दूसरा, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आप पढ़ चुके हो। इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है आपकी, इन बच्चे क्या है, पोवर्टी 20 से 25 आर कंपेयर 7% ऑफ पुअर व्हाइट चिल्ड्रन। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक आउटकम्स हैं वो भी अच्छी नहीं मैम है, थोड़ा गरीबी के आराम नाम आराम पर। से बता दो। अरे भाई मैं ये बना रही हूँ क्योंकि 1 घंटे में ना मेरी क्लास खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बेटा ये मैं वही बता रही हूँ, मुझे इंग्लिश मीडियम में से पढ़ रही थी, बस ये है एजुकेशनल एंड कोग्निटिव आउटकम, हाँ मैम सोशल ये एंड पढ़ा इमोशनल। है हमने इकोनॉमिक्स में तो, मगर फिर भी थोड़ा आराम आराम से बता दो। हाँ, एक हेल्थ आउटकम, आर्थिक तंगी बच्चों को देखनी पड़ती है पोवर्टी के कारण। ठीक है, ये वाली बात इसमें लिखनी है। आगे आता आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन, डिस्क्राइब इन डिटेल। ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन कब से शुरू हुआ था? 1991 में, 1991 में हमारे देश में वैश्वीकरण की जो धारणा है वो लागू की गई थी, और ये हमारे जो पूर्व पीएम थे, जो अभी 1-2 दिन पहले ही गुजरे हैं, मनमोहन सिंह, उनके द्वारा लाया गया था। बेटा हिंदी में पेज नंबर 291 है, मैं तो पहले वैसे जनरली बात बता रही हूँ आपको, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया मैंने। What is the relationship between globalization and education? Discuss in detail. 1991 में जब हमारे देश के पास कुल 15 दिन का पैसा रह गया था, एक आर्थिक संकट हमारे देश में आ गया था, तो उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सारी धारणाओं को लागू किया ताकि बाहर की कंट्री ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर क्या है, इन्वेस्ट कर सके, और हमारे जो आर्थिक तंगी से भारत गुजर रहा है उसकी वो तंगी दूर हो सके। ठीक है, तो उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन आया था आपका। अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन का उसके बाद है इम्पोर्टेंट और नीड। सबसे पहले तो मीनिंग देखो, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल लिंकेज, the organization of social life on a global scale and growth of a global consciousness। वैश्वीकरण का अर्थ जितने हमारे वैश्विक संबंधों का विस्तार करना, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन करना और विश्व चेतना का विकास करना है। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीज फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड, नॉलेज, वैल्यू एंड आइडिया अक्रॉस द ब्रॉडनेस। वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों की सीमा पार तक बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या
ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया भाई, बिल्कुल पहले क्या होता था हमारे देश में जो बाहर वाली एफडीआई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इतनी नहीं थी। जब ग्लोबलाइजेशन किया तो सारे देशों के रास्ते खुल गए कि आइए आप भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है, फॉरेनर क्या है इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे हमारे देश में क्या होगा भाई, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। जब हम बाहर वाले देशों के साथ लिंकेज होंगे तो क्या है, वहां की टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, फाइनेंस भी आएगा उनका, ट्रेड नॉलेज भी आएगी, व्यापार के अलग अलग तरीके भी हमारे पास आएंगे, ठीक है, वैल्यू आइडिया अक्रॉस द ब्रॉडनेस, ठीक है, जो भी वैल्यूज हैं और जो भी आइडियाज है उनका क्या है विस्तार होएगा, ठीक है, उनके बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखना। तो ये क्या होता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, हमारा एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया कहा जा सकता है कि व्यक्ति की सोच एवं दृष्टिकोण को व्यापक बना देता है, ठीक है, यानी कि बस मनुष्य की सोच को ब्रॉड बना देता है, ठीक है, बड़ा बना देता है, और वह किसी भी विषय अथवा समस्या को केवल स्थानीय या राष्ट्रीय नजरिए से न देखकर पूरे विश्व को एक साथ देखने लगता, यह वह समझने लगता है कि सभी राष्ट्रों में आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता है, और यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण व्यक्ति के विश्व चेतना का विकास करने वाली प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से बता रही हूँ, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फ्लो है, फाइनेंस का, ट्रेड की नॉलेज और वैल्यू एंड आइडिया अक्रॉस द ब्रॉडनेस, ठीक है, हमारे विचारों की सीमा पार करते प्रवाह के साथ संबंध करना है। तो वैश्वीकरण क्या है, अपनी फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड नॉलेज, वैल्यू एंड आइडिया अक्रॉस द ब्रॉडनेस, ठीक है। अब क्या है, हमें ग्लोबलाइजेशन की नीड क्यों हुई भाई, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें ग्लोबलाइजेशन की, उसके बाद हम इफेक्ट पड़ेंगे इसके, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई हमारे देश, ठीक है, हमारे देश में क्या है, आज के आधुनिक के जो कॉम्पिटिटिव समाज में कुछ ऐसे निश्चित घटक है जिन्होंने हमने अपनी सोच को बदलने के लिए विवश कर दिया और संकेत दिया कि हम अपनी सोच को राष्ट्रीय स्तर तक सीमित न रखकर ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में निर्णायक घटकों पर ध्यान दें, और ऐसा सोचना और करना आज के युग में आवश्यक क्यों है। एक तो हमें हमारा ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, सभी साधनों की सुगम प्रक्रिया में भूतपूर्व आंतरिक और बाहरी रूप से विकास हुआ है, बना के राइस से दे दिया। देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता क्यों हुई, एक तो हमें क्या थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, दूसरा हमें दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे देश के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राप्त हुई है। दूसरा जो क्या है, हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए भी हमें ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता थी। दूसरा क्या है, हमारी जो प्रोडक्शन टेक्निक थी वो ठीक ढंग से काम नहीं कर चल रहा था हमारा, तो हमें क्या है, अपनी प्रोडक्शन टेक्निक में ग्रोथ करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी हमें क्या थी, ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता थी, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बने, इसलिए भी क्या है, हमें ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता थी। राष्ट्रों के बीच क्या है, पॉलिटिकल रिलेशन में सुधार हो और नए संबंध बने और एडजस्टमेंट के लिए प्रयास करना, ये भी क्या थी, इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुई। प्रदूषण की समस्या का समाधान और वातावरण में क्या है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सोचने के लिए मजबूर किया, ये भी क्या था, ग्लोबलाइजेशन की धारणा ने। अब देखो सारे राष्ट्र एक साथ ग्लोबलाइजेशन से जुड़े तो भाई सभी ने क्या है, जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है उसके ऊपर भी क्या किया, चर्चा की। तो ये थी हमारी ग्लोबलाइजेशन की क्यों क्यों आवश्यकता थी भाई, क्यों आवश्यकता थी, एक तो फाइनेंस के लिए, दूसरा क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी का फ्लो हो सके हमारे देश में, अच्छी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा हम क्या कर सके, उपयोग कर सके, हमारे पास अच्छे बिजनेस आइडियाज आ सके, अच्छी बाहर की इन्वेस्टमेंट आ सके, जिससे हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सके, बीच में जो भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर है हमारे देश की एक अलग पहचान बने, और दूसरा क्या है भाई, राष्ट्रों के बीच में क्या है, पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे बने, देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अच्छी बने, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुई। अब क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन के अंदर क्या रोल है, ठीक है, कि रिलेशन ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब आता है भाई हमारा
स्कूली शिक्षा के पश्चात उच्च शिक्षा को प्रदान करना व्यक्ति के, मान लीजिए जब आपकी स्कूल की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए जाते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है और उसे हम क्या है नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल पर जागरूकता पैदा करना है। हायर एजुकेशन का देना व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के युग में सबसे बड़ी मांग है। इससे मानवीय विकास होता है और व्यापारिक दृष्टि और व्यावसायिक दृष्टि से निपुण नागरिकों को तैयार किया जाता है। उच्च शिक्षा विश्व स्तर पर स्वास्थ्य, औद्योगिक, इंजीनियरिंग, तकनीकी से संबंधों पर मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन साबित। अब देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन का हमारा क्या है भाई, इसमें शिक्षा में क्या संबंध है? शिक्षा में ये संबंध है कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पर क्या है, हमें एक तो जो बिजनेस की जो ट्रेनिंग है वो आज के युग में क्या है बढ़ती जा रही है, हायर एजुकेशन, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है, ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है। तीसरा है हमारा व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो हमारे बिजनेस व्यू से निपुण नागरिकों को तैयार किया जाता है। हायर लेवल पर स्वास्थ्य, औषधि, इंजीनियरिंग, टेक्निक से संबंधित होकर मानव जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब है एम ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, शिक्षा के लक्ष्य और वैश्वीकरण। उसके बाद आप पढ़ोगे आप कैरिकुलम है, एम ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारा वर्ल्ड का जो पर्सपेक्टिव बदलता जा रहा है उस पर क्या है, हमें डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और आज के जो मॉडर्नाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी टेक्निक है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, हमारी स्पेस साइंस है, हमारी ब्रेन साइंस है, हमारी क्या मस्तिष्क विज्ञान है, हमारी हेल्थ इन्वायरमेंट और आईटी और सामाजिक विज्ञान, अनेक क्षेत्रों में क्या है जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसने नए क्षेत्र दिए हैं हमें। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है, अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने, सेल्फ डिपेंड और हमारे नेशनल की डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हमारे गोल्स हैं उनको प्राप्त करना आवश्यक है। और शिक्षा के लक्ष्य इसमें निम्नलिखित हैं, ज्ञान के क्षेत्रों के साथ साथ, बोलो बेटे, बोल रही थी रूही कुछ, देखो क्या भाई, एक तो क्या है ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे सामने नॉलेज के नए नए एरियाज से हम परिचित हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात बताइए, हायर एजुकेशन के लिए हमें जो भी गाइडलाइंस मिली है उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तीसरा बताया है हमारे अंदर हायर एजुकेशन के माध्यम से जो हमारा इंटरनेशनल जो आपस में भाईचारा है उसका विकास होता है, विश्व नागरिकता की भावना का विकास होता है, जितने भी ह्यूमन वैल्यू हैं और विश्व की संस्कृति है वो डेवलप होती है ग्लोबलाइजेशन के कारण। क्या क्या होता है भाई, छात्र छात्राओं का परिचित कराना, यानी कि एजुकेशन को लेकर हम क्या है, कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो वहां के कल्चर से भी क्या होता है, रूबरू होता है, ठीक है। आपस में क्या करते हैं, छात्र छात्राएं परिचित कराना। हायर एजुकेशन हेतु तो क्या है, गाइडेंस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी देना। तीसरा क्या है, जो भी स्टूडेंट है उनके अंदर विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना, मानव मूल्य और विश्व संस्कृति का विकास करना, ठीक है। और इंटरनेशनल जो भाईचारे की भावना है वो डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद है कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और कैरिकुलम का क्या वो है, तो इसमें क्या हमारा वैश्वीकरण के अंतर्गत शिक्षा का कैरिकुलम निर्धारित समय हमें निम्न तथ्यों में ध्यान रखना चाहिए। एक तो क्या है, पाठ्यक्रम में भिन्नता हो या लचीला। देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन एंड कैरिकुलम, जो हमारा कैरिकुलम होता है वह क्या होता है, भिन्न होता है। हर एक देश में ये तो नहीं है हमारी हिस्ट्री पढ़ाएंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आपके चाइना में चाइना की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, यह है लचीला हो, सकारात्मक लचीला हो आपका पाठ्यक्रम जीएन के जो भी कैरिकुलम है, यानी कि लचीले का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब ताकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम उसमें कुछ चेंज करना पड़े तो हम उसमें चेंज कर सके। अब क्या है आपका, गवर्नमेंट हमारी जितनी भी सोशल जितनी नीड है उनके अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। हमारी मातृभाषा को संरक्षण देना, यानी कि जो भी पढ़ाया जाए मातृभाषा के अकॉर्डिंग। आधुनिक और परंपरागत मूल्यों में कोऑर्डिनेशन करना, साहित्य और विज्ञान की जानकारी देना, नैतिक मूल्यों पर जोर देना, विश्व नागरिकता का पाठ विद्यार्थियों को सिखाना। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हो, ठीक है। आगे है रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। शिक्षा और वैश्वीकरण में अध्यापक की क्या भूमिका है। जो आज का युग है वह मॉडर्नाइजेशन युग है, ठीक है। बहुत सचेत और जागरूक होना चाहिए, स्वयं का ज्ञान क्या है हमें बढ़ाना चाहिए, और क्या है हमेशा अध्ययनशील हो और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो।
यह परिवर्तन में विश्वास करता है और सामान्यवादी विचारधारा रखता है, उसका आधुनिकता में विश्वास और विभिन्न संस्कृत भाई बड़ा बोरिंग। टीचिंग मेथड एंड ग्लोबलाइजेशन, टीचिंग विधियों के द्वारा ही उद्देश्यों के प्रति संभव है। आज का युग विज्ञान, तकनीकी और कंप्यूटर का युग है और प्राचीन शिक्षण विधियों के द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और आज के इस समय में विद्यालय और महाविद्यालय में एजुशेट और इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है ताकि घर बैठे उनका संपूर्ण विकास हो सके। आगे बताए गए हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो इसमें भी दे रखा है आपकी मेरिट में, इससे क्या है, कंपटीशन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, अधिक कंपटीशन होने से कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी पहले से अच्छी होती है। देश के बाहर नौकरी के अवसर अधिक मिलते हैं, मांग बढ़ती है जिससे देशों में खुशहाली बढ़ती है। अधिक प्रोडक्शन की जो समस्या वो दूर हो जाती है और अनेक बाधाओं को दूर करने और नवीनता और प्रवीणता लाने में सहायक होता है। और वैश्वीकरण में वस्तु के उत्पादन से संबंधित अत्यधिक नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। भाई अब इसने तो दे दिया मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद है डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं उनकी डेवलप्ड देशों की स्पर्धा का शिकार होते हैं। इसमें क्या, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं वह डेवलप्ड कंट्री की जो भी कंपटीशन है उसका शिकार होते हैं। आगे क्या है, इनकी कंपटीशन बढ़ जाता है, अंडर डेवलपमेंट कंपनी का डेवलप्ड कंट्री के साथ भी कंपटीशन बढ़ जाता है। ग्लोबलाइजेशन से जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा अंडर डेवलपमेंट कंपनीज का क्या है, शोषण किया जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान विकसित देशों की स्वार्थ प्रिय नीति से जितने भी हमारे अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं उनकी जो एक्सपोर्ट है उसको हानि पहुंचाने का भय बना रहता है। ग्लोबलाइजेशन से जो भी हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण उसका विकास होता है जिसको खुशहाली का प्रतीक समझ लिया जाता है। इसमें एक दूसरे देशों में बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। अंडर डेवलपमेंट देशों के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि विकसित देश नियम बनाने में विश्वास करते हैं और इन नियमों का पालन करना विकासशील देशों पर भी डाल देते हैं। तो ये थी इसकी मेरिट एंड डीमेरिट ग्लोबलाइजेशन की। अब है हमारा, देखो भाई ये तो हमने सारा ग्लोबलाइजेशन का पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इम्पैक्ट है। अब बढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये खामखा का आपका ना ये ग्लोबलाइजेशन का बेवजह का दे रखा है, इसमें मीनिंग कर लेना एक बार इसको। आपने ग्लोबलाइजेशन अब 10th क्लास में एसएसटी में भी आ गया था आपका, तो जो भी आर्ट वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, उनका तो ग्लोबलाइजेशन आया हुआ है। इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक होता है ग्लोबलाइजेशन का, और आपका 10th में एसएसटी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मेन हमें हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। अब तक तो हमने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग किया, उसकी मेरिट डीमेरिट की है। अब एक बार ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चिल्ड्रन। सबसे पहले दो तरह का इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर और एक पड़ता है हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या बताया गया आपका, ग्लोबलाइजेशन चेंज द थिंकिंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे का जो सोचने का जो स्टाइल है उसमें चेंज करता है। ठीक है, throughout the globalization children see the whole earth as a home and whole population of world are like family member। इसमें क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें ये बताता है, बच्चे को ये दिखाता है कि पूरा संसार हमारा घर है और संसार की जितनी पॉपुलेशन है वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन चेंज द वे ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, थिंकिंग स्टाइल को चेंज कर रहा है। ग्लोबलाइजेशन चेंज द वे ऑफ, एक मिनट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन का बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, बच्चों का जो थिंकिंग स्टाइल है चिल्ड्रन का उसमें चेंज आता है। बच्चा पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को, पूरी अर्थ को अपना होम समा, अपना घर मानता है और जितनी भी पॉपुलेशन है वह उसकी फैमिली के समान है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन चेंज द वे ऑफ लिविंग। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हमारे जो लिविंग स्टाइल है उसको चेंज कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, थ्रू ग्लोबलाइजेशन children can be able to understand a different way of living। ग्लोबलाइजेशन के जरिए बच्चे ये समझने के सक्षम हो गए हैं, अलग अलग डिफरेंट लाइफस्टाइल को समझने में वे सक्षम हो गए हैं
इम्पोर्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट लिविंग स्टाइल, बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए जो एप्रोप्रिएट लिविंग स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बताया ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड टेक्निकल इन्वायरमेंट, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई, टेक्निकल इन्वायरमेंट थ्रू द चिल्ड्रन एंड एडोल्सेंट्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ द वेरियस फील्ड लाइक एजुकेशन, कैरियर, स्पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या हमें टेक्निकल इन्वायरमेंट दे रहा है जिसके जरिए बच्चे अलग अलग फील्ड में, जैसे एजुकेशन में, आपके स्पोर्ट्स में, कम्युनिकेशन में अपना कैरियर बना रहे हैं। आगे है ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ हायर एंड बिजनेस एजुकेशन, जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमें क्या अवसर प्रदान कर रहा है बिजनेस एजुकेशन के लिए और उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म हो जाती हैं दूसरे देशों में जाने की, हम फ्रीली क्या है हायर एजुकेशन अगर अदर कंट्री में करना चाहते हैं तो हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एनकरेज द नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चे के जो ज्ञान को है वो है बढ़ाता है, एनकरेज करता है, विस्तार करता है। ग्लोबलाइजेशन encourage the knowledge of children because these days children have no limited source of knowledge, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या बच्चों के सामने कोई लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो। ठीक है, हम जब पढ़ते थे हमारे पास गूगल का कोई वो नहीं था, हमें कोई वर्ड ढूंढना होता था तो हम डिक्शनरी में ढूंढते थे। ठीक है, तो हमारे पास जो सोर्स थे वो क्या थे, वो लिमिटेड थे। ठीक है, अब क्या हो गया है आपके पास अनलिमिटेड है भाई, आपने गूगल पे सर्च किया, जो चीज सर्च करोगे उसी का मीनिंग आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 सेकंड में निकल के आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों का क्या हुआ है भाई, नॉलेज इंक्रीज हुई है यहाँ पे। आगे ग्लोबलाइज जो सोर्स हैं, नॉलेज के जो सोर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, वेरियस और एडवांस टेक्नोलॉजी, पूरे संसार में अब क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ग्लोबलाइजेशन एनकरेज द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना प्रदर्शित करता है। इसमें ये बताया गया है कि चिल्ड्रन से पूरे संसार को बच्चे क्या है अपने घर मानते हैं और सारी पॉपुलेशन को अपने फैमिली मेंबर की तरह, तो सी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच मेंबर ऑफ फैमिली डेवलपमेंट, तो वे समझ रहे हैं कि हर एक बंदे की क्या है डेवलपमेंट और वेलफेयर उसके परिवार की ही डेवलपमेंट और वेलफेयर है। दिस फीलिंग कैन मेक हर कोऑपरेटिव नेचर ऑफ ईच अदर, तो ये फीलिंग क्या है उसके अंदर सहयोग की भावना पैदा करती है। ये तो थे इसके पॉजिटिव। तो हमारे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, हमारे सबसे पहले बताए हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन चेंज द थिंकिंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के सोचने के ढंग में चेंज करता है। ग्लोबलाइजेशन चेंज द वे ऑफ लिविंग, जो हमारा वे ऑफ लिविंग है उसमें चेंज करता है। आगे है आपका प्रोवाइड टेक्निकल इन्वायरमेंट, हमें क्या दे रहा है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है हायर और बिजनेस एजुकेशन की। ग्लोबलाइजेशन हमारे एनकरेज कर रहा है नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, ग्लोबलाइजेशन एनकरेज द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना को भी बढ़ावा दे रहा है। तो ये थे इसके अच्छे अच्छे प्रभाव। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ बुरे बुरे प्रभाव भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, नकारात्मक। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन की उसको इंक्रीज करता है। ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन हेल्थ, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज डिजीज को बढ़ाता है। ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ब्रेन ड्रेन, ग्लोबलाइजेशन को also lead to brain drain where educated worker migrate to find work where, इसमें क्या है भाई ब्रेन ड्रेन की समस्या क्या आ रही है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश की तरफ भाग रहे हैं। अब देख लीजिए जो भी अच्छे डॉक्टर हो गए, अच्छे साइंटिस्ट हो गए, वो क्या है अपने देश को छोड़कर जहां पर उनको सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है वहां पर जा रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, अपने देश को छोड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है अपने देश में अच्छी फैसिलिटी कम हो जाती है, जितने अच्छे अच्छे क्रीम है वो दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाती है, तो वहां की डेवलपमेंट अच्छी होती है और अपने देश की डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी कंट्री क्या है वही ऐसे ही पूरी वही रहती है। आगे ग्लोबलाइजेशन चिल्ड्रन हेल्थ, ग्लोबलाइजेशन से क्या है कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर। लो इनकम कंट्रीज थ्रू फास्टर स्प्रेड इन द इन्फेक्शन डिजीज HIV एंड SRS थ्रू कुड द particularly serious threat of developing country when healthy system are ill prepared to handle large scale मैं outbreak कौन से पेज पे है ये? बेटा 230 पेज पे। बेटा हिंदी मीडियम में तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, उसकी मेरिट डीमेरिट ये दे रखी थी, वो मैंने हिंदी में से पढ़ दिया। अब इसका जो दे रखा है
इनकी इंग्लिश वाली बुक में अच्छा दे रखा है, उसमें तो सब जस्ट ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग था, और हमें ग्लोबलाइजेशन जोड़ना है अपने बच्चों के साथ, तो वो इंग्लिश मीडियम में दे रखा है क्वेश्चन कि बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़े थे और अब मैं नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ रही हूँ। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ब्रेन ड्रेन, समझ में आ गया? ब्रेन ड्रेन का मतलब अपना देश छोड़कर जहां पर आपको अच्छी जॉब मिल रही है वहीं पर आप जाते हो, ठीक है? तो माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है काम को लेकर, वेजिज को, जहां पर हायर वेजिज मिलेगी बंदा वहीं पे चला जाता है। ग्लोबलाइजेशन एंड चिल्ड्रन हेल्थ के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों के। जो लो इनकम कंट्रीज हैं थ्रो फास्टर, उनके में क्या है, ज्यादा इन्फेक्शन डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे HIV और SRS। ये जो हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है कुड बी पॉजिटिव टू द चाइल्ड हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो हमारे डेवलपिंग जो भी ये हमारी ये जो बीमारियां हैं, मान लीजिए जो डेवलप्ड कंट्री है उनका कल्चर अलग होता है, और जो आपके गरीब देश है या आपके जो भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उनके वहां से क्या हो गया है, उनका कल्चर अलग है, ठीक है? तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जब डेवलपिंग कंट्री में कोई बंदा जाता है वहां से डिजीज लेके आता है, तो वो हमारे यहाँ पर भी फैल रहा है, ठीक है? जैसे कोरोना आया था, एक देश से कई सारे देशों में फैल गया, तो ये क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कोरोना एक ही कंट्री में रहता जहां से शुरू हुआ था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन है, हम इजीली कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके कारण क्या है, हमारी हेल्थ इशू भी बढ़ रहे हैं, इंक्रीज डिजीज, हमारे क्या है, डिसीज बढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे कोरोना पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। आगे ग्लोबलाइजेशन एंड चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। कैसे करता है? न्यू डायग्नोस्टिक कैटेगरी बट होल न्यू क्लासेस ऑफ डिसऑर्डर सच एज डेवलपमेंट न्यूरो psychiatrics. These new disorder are defined using Western culture idea about the boundaries and expectation of normal childhood. देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। हमारा देश कैसा है, हमारा देश ये है कि सारे लोग मिलकर एक परिवार में, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। हमारे यहाँ पर वेस्टर्न में क्या था, लिविंग रिलेशन वाला सिस्टम चलता था। पहले हमारे इंडिया में ये सिस्टम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हमारे इंडिया में भी ये वेस्टर्न कल्चर आ गया है, ठीक है? जिससे हमारे बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। वह भी डेवलपमेंट कंट्रीज की तरह ऐसे ही उसके अंदर भी क्या हो गए हैं, नॉर्मल सिचुएशन को, बाउंड्रीज में नहीं रहना चाहता बच्चा। जैसे बाहर की कंट्रीज में बच्चों के ऊपर माता पिता की कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऐसे ही अब हमारे देश के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, वो भी बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं कर रहे। वो भी क्या देख रहे हैं, बाहर के कल्चर को देख रहे हैं कि हमें भी ऐसे ही रहना है, ठीक है? तो मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर में क्या है, डिफरेंट बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक्स। हर एक की क्या होता है भाई, अलग अलग बिहेवियर है, सब कंट्रीज में अलग अलग कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर्ड विद द वेस्ट, many non-Western culture place fewer expectation in the infant or younger children with regard their behavior, emotion expression and self-control, but older children are expected to accept adult physical responsibility early. अब यहाँ पर क्या है भाई, अगर हम अलग अलग उसका भी कल्चर देखें तो उसमें भी क्या होता है, दिन रात का वेस्ट का और नॉन वेस्टर्न कल्चर भी क्या है, हमारे अलग अलग है, ठीक है? ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्री। ये क्या है हमारा, अर्बनाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन क्या, किसको इंक्रीज करना है, शहरीकरण की भावना को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। शहरीकरण में भी गिव टू राइज द ओवर क्राउडेड इन स्लम, जिसके कारण क्या है, शहरों में भी क्या है, जो झोपड़ियां हैं उसमें ओवर क्राउडेड हो गया है। जैसे आप देख रहे हो मुंबई में कौन सा धारावी जो स्लम है उसमें कितने ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है? अबाउट पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, जहां पर क्या है, आपकी क्लीनिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे बहुत खराब है। विच टू टर्न में कोजेस फास्टर सेपरेटिंग द वाटर, जिसके कारण क्या है, हमारा पानी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारे पे क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं नेगेटिव? ब्रेन ड्रेन की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं हमारे नेगेटिव में? ब्रेन ड्रेन इंक्रीज होता है, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, डिजीज इंक्रीज होते हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, और उसके कारण हमारे कल्चर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है, ठीक है? कुछ कल्चर ऐसे थे जो हमारे इंडिया में नहीं थे,
ठीक है, अब होना शुरू हो गए हैं। पहले जो हमारा इंडिया था ना, इंडिया में ना तलाक नहीं होते थे। अब तो आए कितने सारे मामले चलते रहते हैं। जो लिव इन रिलेशन वाला कल्चर था, ये हमारे इंडिया का नहीं था, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के कारण वो कल्चर भी हमारे इंडिया में आ गया है। भाई पॉवर्टी वाला ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? मैम उसके बाद है आपका What is the feature of adolescence? Adolescence वाला टॉपिक है। Discuss the reason of stress in adolescence, how a teacher resolve their issue। यानी कि जो हमारे किशोर हैं, जो भी एडोलसेंस बच्चे हैं, उनके अंदर स्ट्रेस के क्या कारण हैं और एक टीचर उसको किस प्रकार उसका सॉल्यूशन कर सकता है। या फिर ये है हाउ loneliness, changing family structure and permissiveness create stress in adolescents। What is the role of teaching in resolving their issue? अकेलेपन, बदलते फैमिली परिवेश और सहनशीलता एक एडोलसेंस को किस प्रकार स्ट्रेस से ग्रस्त करते हैं और अध्यापक का इन तनाव को दूर करने में क्या भूमिका है, टीचर का क्या रोल है। अब एडोलसेंस के अंदर आ गया स्ट्रेस वाला टॉपिक। मैम ये ग्लोबलाइजेशन तो 1990 में स्टार्ट हुआ था ना? 1991 में ये धारणा आई थी बेटा, 1991 में। मैम वो तो 91 में मनमोहन सिंह वो नींव रखे थे, बट स्टार्ट तो 1990 में ही हुआ था ये। भाई जब हमारे सामने ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बने थे 1991 में, आर्थिक नीतियां भी बनी थी। तो जब हमारे सामने जो आर्थिक संकट आया था ना, उसके बाद 1990 का तो मैंने नहीं पढ़ा, 1991 का पढ़ा है कि उस टाइम पे ये ग्लोबलाइजेशन आया था। कुछ बहुत सारे चेंजेस आए थे। जो सेबी की भी स्थापना की गई थी, वो 1992 में की गई थी। कई बहुत सारी हमारी जैसे कई हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो उस टाइम पे शुरू किए गए थे ग्लोबलाइजेशन के कारण। मैम स्टार्ट वो 1990 में हुआ था, बट नींव डाली गई थी 1991 में। गूगल में भी ऐसा ही दिया हुआ है। मैम गूगल में भी 1990 ही दिया हुआ है, मैंने भी चेक किया है। नहीं, जैसे मैंने पढ़ा था ना 1991 में पढ़ा था मैंने। जो भी हो 91 लिखा है मैम। 90 में स्टार्ट हुआ था, 90 में स्टार्ट हुआ था, बट Globalization has also impacted individuals such as India, which opened up its economy in 1991. नहीं 90 में स्टार्ट हुआ था, बट मनमोहन सिंह ने नींव डाली थी 1991 में। ये हो गया ना बेटा, हम तो अपने देश का मानेंगे ना, हमारे देश में कब शुरू हुआ। हाँ जैसे हाँ मैम, भारत में 90 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है बेटा, तो आप 90 मान लो। मैंने तो जहां तक पढ़ा ना, मैंने 1991 में पढ़ा है। मतलब 90 में स्टार्ट कई हुआ था, तो बट कई ये होता है, जैसे हमारा कानून होगा, अब जैसे जीएसटी है, जीएसटी 2017 में लागू हुआ, लेकिन ये कानून को बना था 2016 में बन चुका था। हाँ लेकिन हाँ इसको मैम लागू हाँ 2017 कानून में। हाँ नींव डाला गया था 1991 में, बट स्टार्ट हुआ था भारत में 90 में ही। अरे भाई न्यू वाली 91 में, फिर तो टाइम में हाँ पीछे चली गई क्या? मैम मैं गूगल में 91 ही दिखा रहा है, बट नहीं, मेरे में तो 90 दिखा रहा है। मेरे में 90 में तो जितने चलो बार ठीक खोलो है, जब 91 ही आप दिखा रहा है। वैसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, सारा वैसा लिख देना। ठीक 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 है। वैसे भी तुम्हारे में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आना। तुम्हारे में ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट आने की, हमारी एजुकेशन में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपको नहीं लिख के आना किस सन में शुरू हुआ, कब नहीं हुआ, ठीक है। आपको ओके मैम, सिर्फ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट लिखने हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, ओके मैम। ठीक है। अब आगे देखो, एडोलसेंस का क्या क्या टॉपिक दे रखा है हमारे इसमें। देखो भाई, एडोलसेंस हमारा क्या है, सबसे पहले आ गया है हमारा
अलग, ये दो तत्व होते हैं हमारा, अलगाव और पृथकीकरण। ये दो ऐसे तत्व हैं जो बच्चों के बिहेवियर को हर अवस्था में एक विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। बालक की पर्सनैलिटी का कोई भी एस्पेक्ट इन तत्वों से अछूता नहीं रह सकता। विशेषकर वह बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, स्कूल जाना माता पिता को पीड़ा का अनुभव कराता है। उन्हें लगता है कि पता नहीं उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। इसके घर पर बच्चे का और अभिभावकों से जो अटैचमेंट है उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ता है या डेवलपमेंट होता चला जाता है। जब लगाव होता है तो सेपरेशन भी होगा। जब अटैचमेंट है तो आपका क्या है, सेपरेशन भी होगा। अतः बच्चे को उन देखभाल करने वालों से दूर होना जिनसे वह बहुत अधिक अटैच था या जिनके साथ उसका बहुत लगाव था, उनसे सेपरेशन कहलाता है। पृथकीकरण सकारात्मक नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो भाई, इसमें बताया गया ये जो टॉपिक है हमारा, एडोलसेंस में स्ट्रेस का क्या कारण है। पहले बच्चे का क्या था, अपने घर वालों अपने पास रहता था, क्या अटैचमेंट था। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम क्या उसको पढ़ने के लिए हॉस्टल में भी डाल देते हैं, कहीं और भी उसको रहना पड़ सकता है, तो उसका बीच में क्या आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है। कि जैसे जितना अटैचमेंट उसका अपने घर वालों से था, अब जैसे जैसे उसको हायर एजुकेशन की या स्टडी के लिए जाना पड़ रहा है तो उसका क्या है, सेपरेशन होना भी शुरू हो गया है। तो ये जो सेपरेशन होता है उसके कारण बच्चे के अंदर क्या है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो पॉजिटिव में क्या आता है आपका, बालक की तत्काल सुरक्षा होती है। बालक को विश्वास हो जाता है कि समाज उसकी सुरक्षा करेगा। माता पिता के व्यवहारों की सीमा निर्धारित होती है। नकारात्मक में सामाजिक नैतिक अपरिपक्वता, निम्न आत्मसम्मान, मनोवर्ती विकार उत्पन्न होना, अपर्याप्त सामाजिक कुशलता। देखो भाई, इसने बोला है सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स के कारण कैसे बच्चे का सेपरेशन होता है, या तो पेरेंट्स का क्या हो गया भाई आपका, मेरे को ये नहीं पता इसमें ये हिंदी मीडियम में सेपरेशन वाला टॉपिक कहाँ से डाल दिया इन्होंने। एक मिनट रुकना। देखो भाई, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में तो बहुत बड़ा दे रखा है आपका, सेपरेशन वाला टॉपिक दे रखा है। सेपरेशन में क्या बताया गया है कि हमारा जब हम दूर जाते हैं ना किसी से तो वो सेपरेशन बोला जाता है। तो सेपरेशन में इसमें क्या है, तो पेरेंट्स के कारण बच्चे का अलगाव हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। जैसे पेरेंट्स का क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया हो, या पेरेंट्स ऑन ए ट्रिप अवे फ्रॉम होम, बच्चे को छोड़कर क्या ट्रिप पे गए हो, या ट्रिप अवे फ्रॉम पेरेंट्स। रिजल्ट ऑफ पेरेंट सेपरेशन के कारण क्या क्या बच्चे का के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है भाई सेपरेशन का, बच्चा उदास रहने लग जाता है, उसको क्रोध आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं। तनाव उत्पन्न होता है, अपने व्यवहार को नहीं समझ पाता है, और डे ड्रीमिंग उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले आता है आपका एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस रेफर टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। जो हमारा एडोलसेंस क्या है, हमारा वह समय होता है विकास का और एडजस्टमेंट का, वह समय होता है जो हमारे चाइल्डहुड और जो हमारी एडल्टहुड के बीच का जो होता है, ठीक है, किशोरावस्था। तो द टर्म एडोलसेंस कम्स फ्रॉम द एडोल्स्कियर विच मीन टू ग्रो और ग्रो टू मैच्योरिटी। ठीक है, ये हमारी कौन सी टर्म से आया है, एडोल्सियर से आया है, जिसका मतलब होता है हमारा वृद्धि करना, जब तक कि और तब तक वृद्धि करते रहना जब तक कि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। इट रिप्रेजेंट ए पीरियड ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ। ये हमारे इंटेंसिव ग्रोथ और चेंज इन नियर ऑल एस्पेक्ट, और चिल्ड्रन के अंदर जितने भी एस्पेक्ट है चेंजेस के उसको दिखाता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल लाइफ। भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, ये वाला जो पृथकीकरण वाला है आपका, ये पढ़ लेना, तीसरे वाला क्वेश्चन, ठीक है। एडोलसेंस वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो अलग अलग लोगों ने क्या दे रखी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी आपको इजी लगे वो आप बोल देना, ठीक है। ये आ गया स्टेल ने बोला है एडोलसेंस ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रोम एंड स्ट्राइव। स्टेल ने बोला था कि जो हमारी किशोरावस्था है वह तूफान की अवस्था है, ठीक है, स्ट्रेस की या स्ट्रोम की अवस्था है, ठीक है।
स्टेनली हॉल का ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी आया था कि किसने बोला था कि जो हमारा एडोलसेंस है वह स्ट्रोम या स्ट्रेस की अवस्था है, ठीक है। उसके बाद है एडोलसेंस का मतलब पता लग गया, जो हमारी डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट को दिखाता है हमारे चाइल्डहुड से लेकर हमारे एडल्टहुड के बीच का समय, जिसमें हम ग्रो करते हैं और जब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक कि हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आ जाती। इसमें हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल सारी डेवलपमेंट इसके अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फीचर्स ऑफ एडोलसेंट, किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। किशोरावस्था में आपने देखो जब मैंने लास्ट कराया था किशोरावस्था का, उसमें सारी आई थी। बच्चे का हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, बच्चे के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, ठीक है। लड़कों की आवाज में चेंज आ जाता है, उनकी मोटी आवाज हो जाती है, लड़कियों की आवाज क्या है वो पतली हो जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी में भी, बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है, ठीक है। तो इसकी फीचर्स आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आती है इसकी सबसे फीचर्स में है, सबसे पहले आती है फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज। ये आपको पता है कि बच्चे का एडोलसेंस के जब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 11-12 साल, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं फिजिकली। उसके बाद आता है इसके अंदर इमोशनल चेंज। इमोशनल चेंज में पीरियड एक इमोशन सबसे ज्यादा होते हैं इसमें। एक तो क्या होता है आपका इमोशनल डिस्टर्ब ड्यू टू फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मेनी एडोलसेंट्स फीलिंग टू इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, दे आर नॉट गिवन प्रॉपर लव अफेक्शन। कुछ बच्चों के अंदर क्या है, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि ना तो कोई मुझसे प्यार करता है, ना कोई मेरी केयर करता है, ना ही मेरी कोई नीड्स फुलफिल हो रही है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है बच्चा बड़ा हो गया खुद कर लेगा काम, ठीक है। सम एडोलसेंट्स डेवलप द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग, और कुछ बच्चों के अंदर क्या है, डे ड्रीमिंग वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तीसरा है भाई एडोलसेंस में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होती है बच्चे की और सोशल डेवलपमेंट भी होती है। तो फीचर्स आपने जब मैंने वहां पर पढ़ाई थी वहां पर मैं करवा चुकी हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर है कि बच्चे का जो स्ट्रेस होता है किस कारण से होता है। भाई एडोलसेंस में स्ट्रेस कई तरह के हो सकते हैं। एक तो आ गया आपका सेपरेशन के कारण हो सकता है स्ट्रेस। दूसरा क्या है, उसको ये लग रहा है इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आ जाता है, उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। अब इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है एडोलसेंस के अंदर से उस स्ट्रेस को कम करने में। तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी, सबसे पहले तो टीचर की क्या बताया गया अभी, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी। जो एडोलसेंस साइकोलॉजी है उसकी अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए कि क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, टाइप ऑफ चेंज व्हिच कैन टेक प्लेस, देयर स्पेशल नीड्स, प्रॉब्लम फेस बाय देम और एसेंशियल टू बी नोन बाय टीचर। टीचर को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को क्या क्या स्पेशल नीड है, क्या वह प्रॉब्लम फेस करने वाला है, ठीक है। और उन सबसे रिलेटेड क्या है, टीचर्स को भी क्या है अपने बच्चों को क्या है गाइडेंस देना चाहिए। जैसे बच्चे एडोलसेंस की एज में आते हैं तो जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको इकट्ठा करके उनको बताया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी, तो टीचर को क्या है एडोलसेंस साइकोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे बच्चे के सामने क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा है अटेंशन टू इंडिविजुअल नीड्स। एक टीचर को क्या है प्रत्येक व्यक्ति की नीड्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, बच्चे को क्या है एग्जाम्पल प्रोवाइड करके समझाना है। चिल्ड्रन इमिडिएट देयर चिल्ड्रन एंड पेरेंट व्हेन टीचर स्पीक क्लियरली, यूज एप्रोप्रिएट वर्ड एंड अडॉप्ट ए प्रॉपर स्टाइल टू मैनर, एडोलसेंट्स आर लाइकली टू डू सेम। अब क्या है भाई हमारा टीचर को क्या है क्लियरली अच्छे से समझाना है, अप्रोप्रिएट वर्डों का यूज करना है, एक प्रॉपर स्टाइल यूज करना है, अपने जो भी किशोर जो बच्चा है उसके सामने उसको एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हुए। आगे है प्रेज एंड रिकॉग्नाइजेशन। बच्चे का क्या होता है अगर इस उम्र में बच्चे का है एक अलग पहचान पाना चाहता है तो हमें क्या जो बच्चा अच्छा काम करता है उसको प्रेज करना है, ठीक है। उसको क्या कर रहा है अभी मैंने उसको बोला हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, ठीक है। एजुकेशनल गाइडेंस हमें देनी है क्योंकि बच्चा क्या है ये उम्र ऐसी होती है इसमें जो बच्चा संभल गया वो संभल गया, जो बिगड़ गया वो बिगड़े हुए रास्ते पे चला जाता है, ठीक है। तो हमें उनको क्या है एजुकेशन रिलेटेड अच्छी गाइडेंस देनी है। बच्चे को क्या है को करिकुलम एक्टिविटीज, को करिकुलम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको भी ध्यान देना है। रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी है। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है बच्चे को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, जो भी उसके मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उनको क्या करना है सेटिस्फाई करना है। प्रॉपर जो सेक्स एजुकेशन है प्रॉपर तरीके से उनको समझानी है। को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी उनको क्या करना है हमें मोटिवेट करना है। तो ये था आपका रोल ऑफ टीचर।
मैम चली गई क्या? मैम तो बिना कुछ बताए चलेगी सीधे कि जा रही है आ रही है। 12/22 अभी चलेंगे। कल का पूछना था मुझे तो कि कल क्लास होगी, वैसे तो बता देती हूँ, नहीं होती तो कल होगी मेरे से। क्या करना है, लीव करना है क्या हम लोग को? मैम तो लीव हो गई, मैम ने खुद ही लीव किया वो भी। मैम ने बताया नहीं। कल के क्लास के बारे में भी नहीं बताया मैम ने, कल होगी कि नहीं होगी। मैम पहले ही बोली थी कि अभी थोड़ी देर में मेरी क्लास हो लीव हो जाएगी। वैसे यूनिट 4 में ऐसे कुछ वो है नहीं, ऐसे सिंपल वैसे हाँ नॉर्मल टॉपिक्स है ना। हाँ हाँ हाँ। पेट्रियार्कल नॉर्मल है। ट्रेडिशंस, वुमेन के खिलाफ जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो मतलब एक नॉर्मल वैसा टॉपिक है जो हम हाँ खुद खुद पढ़ से भी सकते पढ़ लो तो फिर समझ में आ जाता है। हैं। हाँ, जैसे कोई थ्योरीज, जैसे मैम जो थ्योरीज पढ़ा रही थी और जो जो कॉन्सेप्ट थे पहले, वो तो खैर एक बार पढ़नी जरूरी होती है क्लास में, बाकी ये तो हम्म वैसे है टॉपिक। क्लास ओवर हो गई है, मैम लीव कर चुकी है, तो आप लोग भी लीव कर दीजिए, ठीक है। मैं मैम कल क्लास मैम होगी कल कि नहीं? क्लास होगी। इसका मैसेज मैं शाम तक करती हूँ आपको व्हाट्सएप पे, ओके। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू।